नमस्ते। एक और नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम द प्राइस ऑफ मनी के एक बेहद चौंकाने वाले अध्ययन के जरिए ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के छिपे हुए मैट्रिक्स को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो ऊपर से देखने पर तो बिल्कुल आम और पारदर्शी लगता है, लेकिन यकीन मानिए थोड़ी गहराई में जाने पर इसकी पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये मैट्रिक्स काम कैसे करता है। चलिए सीधे सबसे चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। जरा इस 90% के फिगर पर गौर कीजिए। स्रोत सामग्री बताती है कि दुनिया में मौजूद कुल पैसे का 90% से ज्यादा हिस्सा फिजिकल फॉर्म में यानी सोने या कागज के नोटों में मौजूद ही नहीं है। ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ डिजिटल नंबर्स हैं। है ना कमाल की बात? और यहीं से ये अध्ययन एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा करता है। उनका मानना है कि पैसा और कुछ नहीं, बस एक कलेक्टिव इमेजिनेशन यानी हमारी एक सामूहिक कल्पना है। अब सोचिए, अगर ये सच में सिर्फ एक बोर्ड गेम के नियमों की तरह हमारी कल्पना है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकारें इसे इतनी सख्ती से लागू क्यों करती हैं और कैसे ये एक आम इंसान की पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 अहम कड़ियों को जोड़ेंगे। पहला, पैसे का असली सच। दूसरा, मनी प्रिंटिंग और महंगाई। तीसरा, बूम और बस्ट साइकिल। चौथा, मिडिल क्लास ईएमआई जाल। और आखिर में जानेंगे अमीरों का एक बड़ा सीक्रेट वेपन। तो चलिए बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। पैसे का असली सच। आइए देखते हैं कि पिछले एक शतक में पैसे की परिभाषा ने कितना नाटकीय बदलाव देखा है। साल 1971 में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट आया था। दुनिया पूरी तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड से हटकर फिएट करेंसी की तरफ शिफ्ट हो गई। फिएट करेंसी का सीधा सा मतलब यह है कि इस पैसे की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू यानी खुद की कोई असली कीमत नहीं होती। इसके पीछे कोई सोना या चांदी का बैकअप नहीं रखा गया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इसकी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम सब इस पर भरोसा क्यों करते हैं? विश्लेषण यहां बिल्कुल साफ बताता है कि सरकारें इस सामूहिक कल्पना को सच्चाई में बदलने के लिए टैक्स का सहारा लेती हैं। यह अनिवार्य कर दिया गया है कि हर नागरिक को अपना टैक्स इसी विशेष करेंसी में चुकाना होगा। जेल जाने के डर और कानूनी कार्रवाई की वजह से इस करेंसी की एक आर्टिफिशियल डिमांड पैदा हो जाती है और यही इसे एक ठोस वास्तविकता बनाता है। अब हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, मनी प्रिंटिंग और महंगाई। आखिर ये पैसा हवा से बनता कैसे है? ये असल में किसी जादू से कम नहीं है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। असल में बैंक एक ऐसी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं जो शून्य से पैसा बनाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बैंक में 100 रुपए जमा होते हैं। बैंक उसका एक बहुत छोटा हिस्सा जैसे कि 10 रुपए अपने पास रिजर्व में रखता है और बाकी 90 रुपए किसी और को लोन पर दे देता है। लो जी, सिस्टम में अब अचानक से 190 रुपए हो गए। टेक्निकली जब भी कोई नया लोन जारी होता है, सिस्टम में नई करेंसी अपने आप पैदा हो जाती है। आज की इकोनॉमी में कर्ज ही पैसा है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक एक और टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। वो कंप्यूटर पर बस कुछ की स्ट्रोक्स दबाते हैं और अरबों डॉलर बनाकर उनसे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेते हैं। लेकिन इसका असर क्या होता है? जब इतना सारा नया पैसा इकोनॉमी में आता है तो ये पहले से मौजूद हर नोट की परचेजिंग पावर को गिरा देता है। ये लिटरली वेल्थ की एक अदृश्य चोरी की तरह काम करता है। तो इस सब का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये कि एक आम सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने का मतलब है समय के साथ महंगाई के हाथों अपनी संपत्ति को धीरे धीरे खोना। स्रोत सामग्री इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाती है। ये सिर्फ कोई पिघलती हुई बर्फ नहीं है, बल्कि यह एक जानबूझकर डिजाइन किया गया लीक है। एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा बचाने वालों को सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बूम और बस्ट साइकिल की तरफ और देखते हैं कि कैसे ये बड़े आर्थिक चक्र हमारी आम जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी की ग्रेविटी को ब्याज दरों के जरिए पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। जब वे दरें कम करते हैं तो उधार लेना बहुत सस्ता हो जाता है, जिससे मार्केट में एक आर्टिफिशियल बूम आ जाता है। लेकिन जब महंगाई हद से बाहर होने लगती है तो वही ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं। कर्ज लेना महंगा हो जाता है, मार्केट में पैसे का फ्लो रुक जाता है और इकोनॉमी ठंडी पड़ने लगती है। बस यही वो फेमस बूम और बस्ट का चक्र है। इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत काम करता है जिसे कैंटलॉन इफेक्ट कहा जाता है। अध्ययन इस बात को बहुत ही न्यूट्रल तरीके से समझाता है कि जब सिस्टम में नया पैसा आता है तो इसका सबसे पहला और सबसे ज्यादा फायदा बड़े फाइनेंशियल संस्थानों को मिलता है। वे सस्ते पैसे से एसेट्स खरीदते हैं और देखते ही देखते कीमतें आसमान छूने लगती हैं।
जब तक ये नया पैसा सैलरी के रूप में एक आम इंसान तक पहुंचता है, तब तक मकान और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजें उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो चुकी होती हैं। हमारी सैलरी हमेशा महंगाई से एक कदम पीछे ही रह जाती है। ये सब हमें ले आता है चौथे पॉइंट पर, मिडिल क्लास ईएमआई जाल। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो खासतौर पर एक आम नागरिक के लिए बिछाया गया है। इस फिनोमेना को अफोर्डेबिलिटी का भ्रम कहा जा सकता है। अक्सर लोग किसी चीज की टोटल कॉस्ट देखने के बजाय सिर्फ उसकी मंथली ईएमआई पर फोकस करते हैं। असल में ईएमआई पर कुछ लेना सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये अपने फ्यूचर के समय और आज़ादी को गिरवी रखने जैसा है। ये लोगों को ऐसी नौकरियों में फंसाए रखता है जो उन्हें शायद पसंद भी नहीं और नए रिस्क लेने या उद्यमशीलता से रोकता है। लोग बस सिस्टम के कैप्टिव बनकर रह जाते हैं। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अमीरों का सीक्रेट वेपन। आखिर फाइनेंशियली आज़ाद लोग इस सेम आर्थिक मैट्रिक्स को कैसे नेविगेट करते हैं? दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक तरफ आम लोग ऐसे चीजें खरीदते हैं जिन्हें लायबिलिटीज कहते हैं, जैसे महंगी गाड़ियां या नए गैजेट्स जिनकी वैल्यू लगातार गिरती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग फिक्स्ड रेट वाले कर्ज को एक सीक्रेट हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे इस गेट का इस्तेमाल रियल एस्टेट या बिजनेस जैसी ऐसी संपत्तियां खरीदने के लिए करते हैं जिनकी कीमत सच में समय के साथ बढ़ती है। और इसके पीछे का मैथ सच में कमाल का है, क्योंकि महंगाई समय के साथ करेंसी की वैल्यू कम करती है, इसलिए एक फिक्स्ड रेट वाले कर्ज की रियल वैल्यू भी असल में गिरती जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर पैसा सही जगह लगाया गया है तो ये सिस्टम चुपचाप कर्ज लेने वाले का बोझ कम करने का काम कर रहा होता है। स्रोत सामग्री इसे समझाने के लिए नदी में तैरती दो नावों का बहुत ही सुंदर उदाहरण देती है। एक तरफ वे आम लोग हैं जो महंगाई की धारा के खिलाफ लगातार पैडल मारकर पूरी तरह थक चुके हैं, और दूसरी तरफ वे फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने अपनी नाव पर एक पाल यानी सेल लगा रखी है। वे महंगाई की उसी हवा का फायदा उठाकर बिना ज़्यादा मेहनत खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारा खेल सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन का है। इस पूरे सिस्टम को डीकोड करने के बाद ये एनालिसिस आखिर में सोचने पर मजबूर करने वाला एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया का हर नागरिक अचानक से ईएमआई लेना बंद कर दे और अपने फ्यूचर को गिरवी रखने से इनकार कर दे? तो क्या ग्लोबल इकोनॉमी की ये पूरी मशीनरी ताश के पत्तों की तरह ढह नहीं जाएगी? ये सच में आगे सोचने और गहराई से विचार करने के लिए बहुत